हेलो स्टूडेंट, तो हम देखने जा रहे हैं अब सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर बेस्ड जो हमारे 3 एक्सपेरिमेंट है 16, 17, 18। जैसे 16 एक्सपेरिमेंट के अंदर हमें पीएन जंक्शन डायोड का कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाना है। सेकंड जो एक्सपेरिमेंट है इसके बाद का एक्सपेरिमेंट नंबर 17 जेनर डायोड। आपको पता है खूब अच्छा सा हम लोगों ने पहले भी प्रैक्टिस किया हुआ है, आज भी कर लेंगे। जेनर डायोड दिक्कत खत्म। तीसरी चीज बहुत ही सिंपल चीज है कि कैसे हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि रजिस्टर, कैपेसिटर और हमारा पीएन जंक्शन डायोड और एलईडी, इनमें कैसे हमें पता चलेगा मिक्स्ड ग्रुप ऑफ अप्लायंसेस में कि ये रजिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डायोड को, तो उस चीज को भी देखेंगे। अब इंपॉर्टेंट ये पीएन जंक्शन डायोड की बायसिंग, ठीक है ना, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। इस पे कंसेप्चुअल ओरिएंटेशन का सवाल पहले भी देखा गया है, फिर से इस साल भी देखा जा सकता है, तो इसको हम लोग एक बार डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं, फिर मजेदार तरीके से जेनर डायोड और आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे। तो सबसे पहले पीएन जंक्शन डायोड का जो सेटअप है वो कुछ इस तरीके का होता है फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग में। मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं। तो जैसे आप ये पहला डायग्राम देख रहे हो, इस पहले डायग्राम में हमने पी वाले टर्मिनल को, ये एरो ध्यान रखना, ठीक है ना, हाई पोटेंशियल से कनेक्ट किया। एन वाले टर्मिनल को यहां से ले जाते हुए हमने लो पोटेंशियल से कनेक्ट किया। तो जब पी जंक्शन हाई पोटेंशियल पर हो, एन जंक्शन लो पोटेंशियल पर हो, तो हम बोलते हैं डायोड फॉरवर्ड बायस है। ये यहां पर आप देख सकते हो, ये वेरिएबल रजिस्टर है, बेसिकली ये रियोस्टेट है। रियोस्टेट के इस एरो को हम अप एंड डाउन मूव करा करके यहाँ की रीडिंग ले सकते हैं। कैसे, अभी देख लेंगे। जब फॉरवर्ड बाइसिंग होगी तो करंट यहां से ऐसे फ्लो करेगा। ये करंट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो करने वाला करंट होता है, ठीक है ना। इस करंट की वजह से, इस करंट की जो वैल्यूज होती हैं वो मिली एम्पियर के ऑर्डर की होती हैं। ये एमीटर का टर्मिनल पॉजिटिव, इधर वाला टर्मिनल नेगेटिव, और ये ऑर्डर में ये करंट फ्लो करता चला जाएगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। यहां पर आप देखो, हमने बैटरी की पोलैरिटी बदल दी, पॉजिटिव नेगेटिव। करंट जो होगा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो करेगा। ये करंट बहुत थोड़ा सा करंट होता है, रिवर्स सैचुरेशन करंट भी इसको बोलते हैं, और इसका ऑर्डर माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का होता है, ठीक है ना, माइक्रो या नैनो एम्पियर, ठीक है ना। मैं बताऊंगा कैसे। फिलहाल इन डायग्राम की सेपरेट स्टडी अभी हम थोड़ी देर में करेंगे। फिलहाल पहले आप ये थ्योरी पॉइंट्स देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी पॉइंट्स हैं, एक एक चीज पे काम करना है। कह रहे हैं इन फॉरवर्ड बायस P and of a PN junction diode is connected to positive terminal, N and is connected to negative। तो ये मैंने आपको बता दिया, P को हम हाई पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं, N को हम लो पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं। आगे, इन फॉरवर्ड बायस द इलेक्ट्रॉन विच आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन N रीजन आर एट नेगेटिव पोटेंशियल एंड होल्स विच आर एट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन P रीजन आर एट पॉजिटिव। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को अपने अपने पोटेंशियल मिल जाते हैं, जिसके कारण वो बैरियर को ओवरकम करके अपना करंट फ्लो कराते हैं। आगे, इन फॉरवर्ड बायस इलेक्ट्रॉन मूव टू पी रीजन, होल मूव टुवर्ड्स एन रीजन, दस द जंक्शन डायोड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन फॉरवर्ड बायस। तो ये आपने वैसे भी लेक्चर्स में पढ़ रखा है, बहुत सारी जगह मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है, मास्टर क्लासेस में बताया हुआ है, तो इजीली आप इस करंट को फ्लो करा सकते हो। अभी मैं भी करा के दिखाऊंगा। When the applied voltage is greater than the barrier voltage, then the diode conduct electricity. Germanium diode needs this much voltage, silicon needs this much voltage to conduct electricity. इन voltages को हम बोलते हैं नी वोल्टेज, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, नी वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जिसके ऊपर जाने पर, अप्लाइड वोल्टेज जब इसके ऊपर जाता है तब डायोड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इसको अभी हम डिटेल से देखेंगे। इन रिवर्स बायस, रिवर्स बायसिंग में हम उल्टा कनेक्ट कर देते हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन एन रीजन फ्लोज इनटू पॉजिटिव ऑफ द बैटरी विच इज एट द हाई पोटेंशियल, यानी अब हम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को उल्टा कनेक्ट कर रहे हैं। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर तो बैटरी के टर्मिनल की तरफ चले जाते हैं, तो बेसिकली करंट जो फ्लो होता है वो यहाँ माइनॉरिटी की वजह से होता है। आगे, ये बोल रहा है द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव रीजन ऑफ द बैटरी फ्लोज टू द पी रीजन लीविंग नेगेटिव चार्ज नियर द डिप्लीशन रीजन, दस द डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेज इन पॉजिटिव पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेस। इसको अभी मैं डिटेल से समझाऊंगा। ये एक ऐसा चीज है जो स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है, बस 2 मिनट में आप इसको सीख जाओगे। आगे, इन रिवर्स बायस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कॉन्ट्रीब्यूट सम फ्लो ऑफ करंट। तो मेन ये है, दिस करंट इज कॉल्ड लीकेज करंट। तो ये ध्यान रखना, माइनॉरिटी की वजह से जो रिवर्स बायसिंग में करंट आता है उसको लीकेज करंट बोलते हैं। ये थ्योरी में पूछा जाता है आपसे, ठीक है ना। इस पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन अभी हम देख लेंगे। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, ये भी कंसेप्चुअल में पूछा गया है, लीकेज करंट इंक्रीजेज। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की क्वांटिटी भी इंक्रीज कर जाती है, लीकेज करंट इंक्रीज कर जाता है। आगे,
एंड इट इज ऑर्डर ऑफ फ्यू माइक्रो एम्पियर इन जर्मेनियम एंड फ्यू नैनो एम्पियर इन सिलिकॉन। तो अगर सिलिकॉन का बना हुआ है तो लीकेज करंट यानी माइनॉरिटी की वजह से आने वाला करंट नैनो एम्पियर के ऑर्डर का होगा, और जर्मेनियम का बना हुआ है तो माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का होगा। ये एक खास इंपॉर्टेंट बात है। अब आप ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व देख रहे हो, ये हमारा फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक का है और ये हमारा रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक का है, जिसको अभी हम डिटेल से एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले आ जाते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में आपने देखा पी को हाई से और एन को हमने कनेक्ट किया लो से, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, करंट यहाँ पर फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। इस करंट को हम फॉरवर्ड करंट बोलते हैं या मेजॉरिटी की वजह से आने वाला करंट बोलते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने जब इस जंक्शन डायोड को, बहुत सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन में यहां पे ले रहा हूं, इस तरीके से बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है, और सीरीज रेजिस्टेंस कुछ भी आप मान लो, तो हमने इस जंक्शन डायोड को बैटरी से कनेक्ट किया। बैटरी का वोल्टेज हम V ले लेते हैं, जंक्शन डायोड का बैरियर वोल्टेज हम V0 ले लेते हैं। जैसे अभी आपने देखा सिलिकॉन के लिए 0.3 चाहिए होता है, जर्मेनियम के लिए सिलिकॉन के लिए हमें चाहिए होता है यहाँ पर 0.7 और जर्मेनियम के लिए हमें चाहिए होता है 0.3 वोल्ट। ये रहा जो मैंने हाईलाइट किया था। तो जर्मेनियम नीड्स 0.3, सिलिकॉन नीड्स 0.7 वोल्ट नियरली टू जस्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है जब आप ये अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू यहाँ के बैरियर वोल्टेज से ज़्यादा रखोगे तभी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को इतनी एनर्जी मिलेगी कि वो P से N में जाएं होल्स और N से P रीजन में आए इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, यानी करंट का कंडक्शन तभी पॉसिबल है जब V इज ग्रेटर देन V0 यानी बैरियर वोल्टेज। तो क्या होता है, जैसे ही हम इस V को V0 से ज़्यादा करते हैं करंट इसके अंदर फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। इस रेजिस्टेंस को हम R लेते हैं। डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग में बहुत थोड़ा सा रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ठीक है ना, बहुत स्लाइट रेजिस्टेंस होता है, और अगर ये आइडियल डायोड हो तो हम इसे जीरो लेते हुए चलते हैं। अगर हमें फॉरवर्ड करंट की इक्वेशन को लिखना है तो ये फॉरवर्ड करंट हो जाएगा, ध्यान से देखना, तो नेट वोल्टेज हो जाएगा V माइनस V0 इक्वल्स टू I टाइम्स RF प्लस R। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बाइसिंग। अगर ये आइडियल डायोड है तो RF को हम जीरो लेते हुए चल लेंगे, ठीक है ना। अगर हमें कुछ भी इसका बैरियर वोल्टेज नहीं दे रखा तो हम V0 को भी जीरो लेते हुए चल लेंगे, बट ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। तो अब ये इक्वेशन कैसे आई, ठीक है ना, किस तरीके से करंट फ्लो किया, डिफ्यूजन हुआ, ड्रिफ्ट हुआ, इसको मैं ब्लॉक डायग्राम से समझाता हूँ, आपको बहुत बढ़िया आ जाएगा। जैसे सबसे पहले आप देखो, ये हमने बनाया हुआ है फॉरवर्ड बाइसिंग का एक ब्लॉक डायग्राम, पूरा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये हमारा PN जंक्शन डायोड है, ये P रीजन हो गया, ये N रीजन हो गया, P में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल हो गए, N में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पर माइनॉरिटी का काम होल करेंगे, यहाँ माइनॉरिटी का काम इलेक्ट्रॉन करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि खाली इलेक्ट्रॉन है और होल नहीं है, या होल है इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो मेजॉरिटी जब हम डोपिंग करते हैं ना, तो डोपिंग से जो चार्ज कैरियर्स आते हैं उनको मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बोलते हैं, और बाकी जो अपने आप माइग्रेशन से आते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, वो रह जाते हैं फिर बेचारे माइनॉरिटी के, ठीक है ना। तो ये माइनॉरिटी हो गए और ये व्हाइट वाले हमारे मेजॉरिटी हो गए। ये हमारे बीच में एक इमोबिलाइज आयन, ठीक है ना, इमोबिलाइज आयन वर्ड ध्यान रखना, कि एक लेयर बनी जिसको बोलते हैं डिप्लीशन रीजन, और इसका जो वोल्टेज होता है इसको बोलते हैं बैरियर वोल्टेज या नी वोल्टेज। इसकी रेंज में पहले ही बता चुका, 0.3 से 0.7 वोल्ट की ऑर्डर की होती है, डिपेंडिंग ऑन जर्मेनियम का बना है या सिलिकॉन का बना है। अब क्या होगा, जैसे ही ये मेजॉरिटी वाले से क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो ये जो फील्ड है जिसको बोलेंगे बैरियर फील्ड, ये इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को अपोज कर देगी। जैसे इलेक्ट्रॉन इधर जाने की कोशिश करेगा तो इस पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी, रिटार्ड करा देगी, भगा देगी इसको। तो ये क्या करता है, मेजॉरिटी को रोकता है, माइनॉरिटी को सपोर्ट करता है। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जितना मेजॉरिटी के वजह से करंट होता है उतना माइनॉरिटी की वजह से करंट होता है, यानी नेट करंट की वैल्यू जीरो होती है। हमने डायोड को भी कहीं कनेक्ट नहीं कर रखा, ठीक है ना। थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं या होल इधर आ रहे हैं, और माइनॉरिटी वाले इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं या होल इधर आ रहे हैं, किसी भी एक को ले लो। मेजॉरिटी की वजह से आने वाला करंट कहलाता है डिफ्यूजन करंट, माइनॉरिटी की वजह से आने वाला करंट कहलाता है ड्रिफ्ट करंट, ठीक है ना। दोनों करंट इस स्टेज में, इक्विलिब्रियम की स्टेज में बराबर होते हैं, नेट करंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो अगर मैं इस ब्लॉक डायग्राम में इंडिकेट करूं तो यहां मेजॉरिटी होल है, होल को हम वैसे भी पॉजिटिव चार्ज कैरियर की तरह लेते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन भगाओगे फिर उसके उल्टे करंट रिप्रेजेंट करोगे तो कंफ्यूजन होगा, बेटर है होल से चल लो। तो होल मैं इसको डिलीट कर रहा हूं और होल से आपको सिखा देता हूं, ठीक है ना। तो यहां के होल इधर जाएंगे, यानी इसकी वजह से आएगा डिफ्यूजन करंट। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ I डिफ्यूजन। यहां के जो होल्स हैं वो इधर की तरफ जाएंगे, ये माइनॉरिटी हो गया, ठीक है ना। मैं यहां लिख दूं माइनॉरिटी, आपको बाद में क्लियर रहेगा। इसकी वजह से जो करंट आएगा उस करंट को बोलेंगे हम ड्रिफ्ट करंट।
दोनों ही अभी बराबर है, यानी नेट करंट की वैल्यू यहां पर 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो गया आइसोलेटेड स्टेट में पीएन जंक्शन डायोड का रिप्रेजेंटेशन। तो यहां पर अगर हम पोटेंशियल का बैरियर रिप्रेजेंट करें तो जरा गौर करो, पी वाला जंक्शन लो पोटेंशियल पर है, नीचे आया, एन वाला जंक्शन हाई पोटेंशियल पर है, ऊपर आया, और ये हमने इसके बैरियर वोल्टेज को लिख दिया या फिर हमने नी वोल्टेज को लिख दिया V0 से इंडिकेट करते हुए। अब बात आती है फॉरवर्ड बायसिंग की। फॉरवर्ड बायसिंग में हमने पी रीजन को हाई पोटेंशियल से कनेक्ट किया, एन रीजन को लो पोटेंशियल से कनेक्ट किया। अभी भी वोल्टेज बैरियर वोल्टेज से कम है, ठीक है ना। क्या होगा ये मेजॉरिटी को एनर्जी तो देगा, पर ये इतनी एनर्जी नहीं दे पाएगा कि डिप्लीशन रीजन को ये क्रॉस कर सके। सिमिलरली माइनॉरिटी तो अभी भी क्रॉस कर रहे हैं, समझ गया। तो ये जो बैटरी है क्या कर रही है, मेजॉरिटी को सपोर्ट कर रही है, माइनॉरिटी को ये अपोज कर रही है। तो इस स्टेज में भी नेट करंट की वैल्यू हमारे पास 0 रहेगी जब तक फी का वैल्यू V0 से कम रहेगा। हाँ, अब अगर हम बैरियर हाइट देखें यानी नेट वोल्टेज देखें तो वो हो जाएगा हमारा V0 माइनस V। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि V0 इज स्टिल ग्रेटर देन V, ठीक है ना। तो बैरियर हाइट जो थी, जो पहले यहां तक आ रहा था V0 रिप्रेजेंट करके, फॉरवर्ड बायसिंग में बैटरी लगाते ही ये बैरियर हाइट हमारी रिड्यूस हो गई और नेट वोल्टेज बचा V0 माइनस V, क्योंकि अभी भी V का वैल्यू V0 से कम है। अब जैसे ही V का वैल्यू हम V0 से ज्यादा करते हैं, वैसे ही इसमें मेजॉरिटी की वजह से डिफ्यूजन करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। ड्रिफ्ट तो पहले भी कर रहा था, ड्रिफ्ट अभी भी कर रहा है, पर ड्रिफ्ट का वैल्यू मेजॉरिटी के सामने, डिफ्यूजन के सामने नेग्लिजिबल हो जाता है। इसलिए नेट करंट की इक्वेशन आ जाती है। अब आप देख लो, ये इक्वेशन पलट गई, V माइनस V0, क्योंकि V इज ग्रेटर देन V0, इक्वल्स टू I हो गया हमारा डिफ्यूजन की वजह से आने वाला करंट, RF प्लस R, RF हो गया डायोड का फॉरवर्ड बायसिंग में ऑफर किया गया रेजिस्टेंस, R हो गया हमारा सीरीज रेजिस्टेंस, सीरीज हम यहां पर लगा देते हैं, ये रहा R, ठीक है ना। तो ये कुल मिलाकर के हमारी फॉरवर्ड बायसिंग की स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई। अच्छा, अब इसके अंदर जो समझने वाली चीजें हैं वो यही है, फॉरवर्ड बायसिंग में बैरियर हाइट रिड्यूस कर जाती है, फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लीशन रीजन की थिकनेस कम हो जाती है, ठीक है ना। क्यों कम हो जाती है, क्योंकि मेजॉरिटी वाले जाते हैं, इनसे टकराते हैं, तो ये इमोबिलाइज आयन जो होते हैं वो अपनी जगह छोड़ देते हैं और डिप्लीशन रीजन का साइज रिड्यूस होता चला जाता है। सब कंसेप्चुअल में पूछा जाता है। जैसे जैसे डोपिंग बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है ना। डोपिंग बढ़ाने से क्या होता है, डोपिंग बढ़ाने से क्या होता है, पी रीजन में होल्स की क्वांटिटी, एन रीजन में इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ जाती है, ठीक है ना। यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की क्वांटिटी बढ़ जाती है, एन की वैल्यू बढ़ जाती है, इससे करंट की वैल्यू भी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो अगर हम डोपिंग बढ़ाएं तो डोपिंग बढ़ाने से करंट की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है, यानी पूरी की पूरी VI कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगी। तो VI कैरेक्टरिस्टिक यानी ये ग्राफ, ठीक है ना, ये ग्राफ भी मैं आपको बता दूं। तो देखो आप, जब तक वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज नी वोल्टेज से कम है तब तक तो करंट 0 है, क्योंकि जितना डिफ्यूजन है उतना ड्रिफ्ट है। जैसे ही बैरियर वोल्टेज या नी वोल्टेज से ज्यादा हुआ, मतलब 0.3 वोल्ट जर्मेनियम के लिए, 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के लिए, तो डिपेंडिंग कि आपने जर्मेनियम लिया है या सिलिकॉन वाला लिया है, तो उससे ज्यादा होते ही करंट इंक्रीज करना शुरू कर देता है। अब अगर आप डोपिंग चेंज करते जाओ, मतलब आपने पहले लिया एक जर्मेनियम का, ठीक है ना, नी वोल्टेज था 0.3 वोल्ट, आपने करी उसके अंदर डोपिंग, ठीक है ना, पी रीजन में ट्राइवेलेंट की, एन रीजन में पेंटावेलेंट की, आपने वापस से जर्मेनियम लिया, ठीक है ना। अब आपने पी रीजन में और ज्यादा डोपिंग करी, यानी ट्राइवेलेंट की एज कंपैरिजन टू बिफोर, और एन रीजन में और ज्यादा डोपिंग करी पेंटावेलेंट की, यानी आपने इंड्यूस्ड चार्ज कैरियर की क्वांटिटी इंक्रीज कराई, इसलिए पीएन जंक्शन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर जाएगी। मतलब ये ग्राफ ये पाथ फॉलो नहीं करेगा, ये ग्राफ दूसरा पाथ फॉलो करेगा, थोड़ा और ज्यादा शार्प टर्न लेगा या और कम शार्प टर्न लेगा, डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर आपने डोपिंग बढ़ाई है या डोपिंग कम करी है। तो सिंपल वन लाइनर सॉल्यूशन नीट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अगर हम डोपिंग बढ़ाते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड चेंजेस, सही है। दूसरी चीज, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या होगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाने ज्यादा शुरू हो जाते हैं, एनर्जी गैप कम हो जाता है। सारा रेगुलर लेक्चर का पार्ट है जो मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है, पूरा का पूरा एनर्जी गैप चेंज हो जाता है, जिस वजह से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की क्वांटिटी इंक्रीज कर जाती है। तो अगेन फिर इस वजह से फिर से हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है वो चेंज कर जाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व दो वजह से चेंज करता है, या तो डोपिंग बढ़ाओ या टेम्परेचर बढ़ाओ। तो टेम्परेचर चेंज करने से पूरी VI कैरेक्टरिस्टिक चेंज करेगी, डोपिंग चेंज करने से पूरी VI कैरेक्टरिस्टिक चेंज करेगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल हो गए। तो आई थिंक आपको ये इक्वेशन अच्छे से आ गई होगी। अब नेक्स्ट
नेक्स्ट है रिवर्स बायस। अब रिवर्स बायसिंग में क्या हुआ, हमने बैटरी को अपोजिट कनेक्ट कर दिया, एन वाले को हाई पोटेंशियल से, पी वाले को लो। फिलहाल पहले अनबायस कंडीशन में देख लो, बैरियर वोल्टेज हमारा पहले भी वी नॉट था, ये पहले भी नेगेटिव लो, ये पहले भी पॉजिटिव यानी हाई, तो पोटेंशियल बैरियर हमारा वी नॉट एज इट इज है, चाहे आप फॉरवर्ड में ले लो चाहे रिवर्स में ले लो। अगर आपने बाइसिंग नहीं करी तो वो वी नॉट का वी नॉट रहेगा। वी नॉट की वैल्यू वापस से 0.3 से 0.7 वोल्ट, ठीक है। अब जैसे ही आपने रिवर्स बाइसिंग करी तो अब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर थे ये इधर की तरफ शिफ्ट हो गए, पॉजिटिव टर्मिनल से होल इधर की तरफ शिफ्ट हो गए। तो इसने मेजॉरिटी को एनर्जी तो नहीं दी, पर इसने किसको एनर्जी दी, इसने माइनॉरिटी को एनर्जी दी, यानी इसकी वजह से जो डिफ्यूजन करंट था वो डोमिनेटिंग हो गया। तो नेट करंट जो यहां पर आया दैट इज ड्यू टू डिफ्यूजन, माइनॉरिटी की वजह से। समझ गए आप मेरी बात। तो अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो अगेन कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर जाएगी यहां पर, ठीक है ना। इस डिफ्यूजन करंट को या रिवर्स बायसिंग करंट को लीकेज करंट भी बोलते हैं, तो ध्यान रखना। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब मैं बोलूंगा, सब कान खोल करके सुनना, इसको हम लीकेज करंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज आएगी कि रिवर्स बायसिंग में टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, तो रिवर्स बायसिंग में टेम्परेचर बढ़ाने से वीआई कैरेक्टरिस्टिक चेंज करेगी या फिर वन वर्ड लीकेज करंट चेंज करेगा। ध्यान रखना इस चीज को, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल है। अच्छा, इस लीकेज करंट का ऑर्डर कितना होगा, या तो माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का होगा या नैनो एम्पियर के ऑर्डर का होगा, डिपेंडिंग जर्मेनियम है या सिलिकॉन है। तो बहुत इन डेप्थ थ्योरी में इसलिए जा रहा हूं क्योंकि पूछी जाती है। अगर बैरियर की हाइट की बात करें तो अब आप देखो बैरियर की हाइट जो हो गई ना वो इंक्रीज कर गई। तो फॉरवर्ड बायसिंग में बैरियर हाइट डिक्रीज कर गई थी, डिप्लीशन रीजन की थिकनेस भी डिक्रीज कर गई थी। यहां क्या हुआ, ये दोनों चीजें इंक्रीज कर गई। आप देख लो वी नॉट प्लस वी हो गया। अब अगर हम इक्वेशन लिखें रिवर्स करंट की या डिफ्यूजन करंट की या लीकेज करंट की, तो वो आ गई वी नॉट प्लस वी इक्वल्स टू आई रिवर्स या आई डिफ्यूजन या फिर आई लीकेज, आर बी प्लस आर। आर बी हो गया रिवर्स बायसिंग में डायोड का रेजिस्टेंस, ये बहुत हाई रेंज का होता है, तकरीबन 1 लाख ओम के आसपास का होता है, ठीक है ना। और अगर आइडियल है तो इन्फानाइट लेते हुए चलेंगे। और आर हो गया हमारा वही सीरीज रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अब अगर आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखोगे तो ये लीकेज करंट रहा जो कि कुछ देर तक तो कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इनपुट वोल्टेज को यानी इसको बढ़ाते चले जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा लीकेज करंट पर, लीकेज करंट इज कांस्टेंट जब तक ये ब्रेकडाउन रीजन में नहीं आ गया। अब क्या हुआ, अब एक ऐसी जगह आ चुकी है जहां ये वोल्टेज इतना ज्यादा हो चुका है कि ये क्या कर रहा है, इस डायोड को पूरी तरीके से ब्रेक डाउन करके कंडक्टर में कन्वर्ट कर दे रहा है। यहां से आप सडन इंक्रीज इन करंट देखोगे, तो इस वोल्टेज को हम बोलेंगे ब्रेक डाउन करंट, ठीक है ना। तो वापस से दो इंपॉर्टेंट फिर से पॉइंट, फॉरवर्ड बायसिंग में जहां से करंट बढ़ता है उसको नी वोल्टेज बोलते हैं, रिवर्स बायसिंग में जब करंट बढ़ता है उसको ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं। दोनों ग्राफ को आमने सामने रख लो, नी वोल्टेज करंट बढ़ा, ब्रेक डाउन वोल्टेज करंट बढ़ा। कंसेप्चुअल में पूछा जाएगा, इसलिए दोनों शब्दों को ध्यान रखना। अब इसके कंसेप्चुअल वर्जन पर आते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया। ये कह रहा है एवलांच ब्रेकडाउन इन सेमीकंडक्टर डायोड अकर। तो दो तरीके के ब्रेकडाउन होते हैं, एक जेनर ब्रेकडाउन, एक एवलांच ब्रेकडाउन। कोई सा भी ब्रेकडाउन हो हमेशा तब अकर करेगा जब अप्लाइड वोल्टेज बैरियर वोल्टेज से ज्यादा होने लग जाए या उसके बराबर होने लग जाए। तो पढ़ो, एवलांच ब्रेक और रिवर्स बायसिंग में हमेशा अकर करेगा, फॉरवर्ड में नहीं अकर करेगा, ये पॉइंट भी ध्यान रखना। तो अवलांच ब्रेकडाउन इन सेमीकंडक्टर डायोड अकर व्हेन पोटेंशियल बैरियर बिकम जीरो, गलत है। फॉरवर्ड करंट एक्सीड सर्टेन वैल्यू, गलत है। फॉरवर्ड में तो अकर ही नहीं करेगा। तो ये ये दो पॉइंट तो वैसे ही गायब हो गए, ये वैसे ही गलत है। चौथे पर रिवर्स बायस एक्सीड्स अ सर्टेन वैल्यू, तो रिवर्स बायसिंग में जो अप्लाइड वोल्टेज है वो एक्सीड्स अ सर्टेन वैल्यू यानी ब्रेकडाउन वैल्यू, तब जाके एवलांच ब्रेकडाउन अकर करेगा। तो आई थिंक सिंपल सा कंसेप्चुअल था, समझ आ गया होगा, बट लॉजिकल है कि ब्रेकडाउन हमेशा रिवर्स में होगा, फॉरवर्ड में नहीं होगा। फॉरवर्ड में तो करंट फ्लो करेगा नी के आगे जाते ही, ठीक है ना। पढ़ो, कह रहे हैं ऑन इंक्रीजिंग रिवर्स वोल्टेज इन पीएन जंक्शन डायोड द वैल्यू ऑफ रिवर्स करंट विल बी। तो पीएन जंक्शन डायोड में अगर हम रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जाएं तो रिवर्स करंट पहले कांस्टेंट रहता है, फिर ब्रेकडाउन के आगे जाने पर सडनली इंक्रीज करता है। तो इंक्रीजेस ग्रेजुअली, गलत हो गया। फर्स्ट कांस्टेंट देन इंक्रीजेस सडनली, सही है। कांस्टेंट गलत है, डिक्रीजेस ग्रेजुअली बिल्कुल गलत है। तो मेरे ख्याल से सिंपल कंसेप्चुअल समझ गए होंगे। आगे चेंज इन टेम्परेचर। अब चेंज इन टेम्परेचर, भाई चेंज इन टेम्परेचर करोगे तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक पूरी की पूरी चेंज करेगी, फिर चाहे फॉरवर्ड बायसिंग हो चाहे रिवर्स बायसिंग हो।
तो पढ़ो, इंक्रीजेस फॉरवर्ड रेजिस्टेंस गलत है, डिक्रीजेस फॉरवर्ड रेजिस्टेंस गलत है, इफेक्ट वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड पूरी तरीके से सही है, ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको सिंपल कंसेप्चुअल वर्जन पूरी तरह समझ आ गया होगा। अब आ जाते हैं हम एक और क्वेश्चन पर, पढ़ो, इन वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन रिवर्स बायसिंग। तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन रिवर्स बायसिंग रिजल्ट्स हैं, ठीक है ना। तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक किसको रिजल्ट करता है, दो ही टाइप की चीजें आती हैं, पहले तो कांस्टेंट करंट आता है, फिर सडन इंक्रीज आता है। तो एक तो ब्रेकडाउन को इंडिकेट करता है और एक लीकेज करंट को इंडिकेट करता है। तो लीकेज करंट आ गया, करंट विच कैन नॉट बी निग्लेक्टेड, गलत, ये गलत, ये गलत। तो मेरे ख्याल से अब आसान है कंसेप्चुअल, थ्योरी बेस्ड कंसेप्चुअल, ठीक है ना, जो कि बहुत से स्टूडेंट गलत करके आते हैं, अब आपके सही होंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं, हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, जेनर डायोड। खूब बताया हुआ है मैंने। जेनर डायोड एक स्पेशल पर्पस डायोड होता है, आज वो सीखते हैं। ये तामझाम देख के डरने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर मैं बना के दे दूंगा। तो जेनर डायोड एक स्पेशल पर्पस डायोड होता है जो रिवर्स ब्रेकडाउन में काम करता है। इसका काम सिर्फ और सिर्फ एक होता है कि जो भी सामने अप्लायंस है उसको फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज से सेफ रखना और उसके अक्रॉस के वोल्टेज को कांस्टेंट रखना। अब ये अपना काम किस तरीके से करता है वो मैं आपको मेरी लैंग्वेज में समझाता हूँ, बहुत ईजिली आप समझ जाओगे। तो सबसे पहले जेनर को हम रिवर्स में कनेक्ट करते हैं। सर्किट डायग्राम बहुत ध्यान से देखना है इसका, यही सर्किट डायग्राम आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां हमने जो रेजिस्टेंस लगाया, दिस इज सीरीज रेजिस्टेंस, यहां पर हमने लगाया जेनर डायोड। तो जेनर डायोड में ये जो प्लेट होती है थोड़ी सी टेढ़ी करके दिखाते हैं, ये पी रीजन, ये एन रीजन। एन को कनेक्ट करोगे हाई पोटेंशियल पर, पी को कनेक्ट करोगे लो पोटेंशियल पर, ये हो गया अप्लाइड वोल्टेज या इनपुट वोल्टेज बोल लो। जेनर डायोड का ब्रेकडाउन जिस वोल्टेज पर होता है उसको VZ बोलते हैं। सामने इसके हम लगाते हैं लोड रेजिस्टर, ठीक है ना, जिसके अक्रॉस हमें चाहिए होता है कांस्टेंट आउटपुट, कांस्टेंट आउटपुट। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है ना। ये रहा पूरा जेनर का सर्किट। अब वापस से ओरिजिनल पर आ जाते हैं। तो आप यहां पर चेक करो, जेनर को हमने रिवर्स में कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। सामने लोड रजिस्टर है जिसके अक्रॉस हमें कांस्टेंट आउटपुट चाहिए। ये हो गया हमारा सीरीज रेजिस्टेंस, ये हमारा रियोस्टेट हो गया, ठीक है ना। जैसे ही हम इसको इधर से इधर तक वैरी कराएंगे इसके अक्रॉस के वोल्टेजेस चेंज होने शुरू हो जाएंगे। जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये सामने वाले रेजिस्टेंस का वोल्टेज ही सर्किट के अंदर देगा, ठीक है। जैसे ही हम इसको नीचे ले जाएंगे ये रियोस्टेट के कम वोल्टेज को डोमिनेट करेगा। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा जेनर डायोड का एक सर्किट। ये तो सिंपल नहीं है, जो मैंने बताया वो ज़्यादा सिंपल है। अब ये काम कैसे करता है, मेन मुद्दा वो है। देखो, सबसे पहली बात, हम इसे कैसे बनाते हैं। तो जेनर डायोड बनता है पी रीजन और एन रीजन में हाई डोपिंग कंसंट्रेशन से, यानी पी रीजन और एन रीजन हाईली डोप्ड होता है, ठीक है ना। तो एज कंपैरिजन टू नॉर्मल डायोड, जेनर डायोड में क्या अंतर है कि इसमें डोपिंग की क्वांटिटी नॉर्मल डायोड के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होती है, तो लार्ज डोपिंग होती है। तो आप देख रहे हो मैं ज्यादा ध्यान इसमें थ्योरी पर दे रहा हूं आपके, ठीक है ना। तो इसमें लार्ज डोपिंग होती है। अब क्या होता है, अब जैसे ही, ठीक है ना, जैसे ही जेनर डायोड का वोल्टेज एक्सीड करता है, ठीक है ना, उसके ब्रेकडाउन रीजन से, तो जैसे सपोज करो इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है 6 वोल्ट, ठीक है ना। तो जैसे ही अप्लाइड वोल्टेज 6 वोल्ट से ज़्यादा होगा ये तुरंत करंट कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा, रिवर्स करंट, जो कि ऐसे था, याद आ गया। तो ये तुरंत करंट कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। बट एट द सेम टाइम ये स्पेशल पर्पस होता है, ये अपने रेजिस्टेंस को जीरो नहीं बनाता, ठीक है ना। यानी ये पूरी तरह खराब नहीं होता। मतलब रिवर्स ब्रेकडाउन में ये ऐसा नहीं कि ये पूरी तरह फूक गया बेचारा, खुद को इसने कंडक्टर बना लिया और करंट को जाने दिया, नहीं। ये क्या करता है, पूरी तरीके से कंडक्टर नहीं बनता, करंट को तो जाने देता है, ठीक है ना। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं ये करंट को बढ़ाता चला जाता है। शब्द ध्यान से सुनना। तो जैसे जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं, एज वी अप्लाइड अक्रॉस जेनर, क्योंकि अभी क्या हुआ था ना, एक स्टूडेंट ने कंसेप्चुअल पूछा था, फंस गया था, जेनर डायोड के कंसेप्ट नहीं क्लियर थे उसको, कि कहां फंस गया था कि यहां का अप्लाइड वोल्टेज जेनर के वोल्टेज से ही कम था। तो बताओ आप जेनर ऑपरेट करेगा नहीं करेगा, उसने लगा दिया जो कंसेप्ट मैंने बताया था, बिना लॉजिक लगाए सवाल गलत करके आ गया। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, इसलिए ध्यान देना। तो जब तक अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस जेनर, ठीक है ना, लेस देन VZ रहता है, तब तक नो करंट इज कंडक्टेड, नो करंट
इज कंडक्टेड, तब तक कोई करंट कंडक्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है 6 वोल्ट, तो जब तक इस बैटरी से डिवाइड होकर के यहाँ 6 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज नहीं आएगा तब तक ये कोई करंट कंडक्ट ही नहीं करेगा, यानी करंट ये वाला रूट फॉलो करके आ जाएगा। ये सिंपल हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट बना रहेगा, ठीक है ना। जैसे मान लो ये 6 वोल्ट है, अब मैं इधर 5 वोल्ट लगाऊं, तो जब यार ये ही 5 वोल्ट है और इधर ये लगाई हुआ है, तो बेसिकली ये दोनों अपने वोल्टेज को इसमें से डिवाइड करके ले रहे होंगे, ठीक है ना। तो जब यही 5 वोल्ट है, मतलब मेरे पास मान लो 5 रुपए हैं, ठीक है ना, खर्चा मेरे को करना है 6 रुपए का, तो मैं कहाँ से कर दूंगा जब मेरे पास नहीं उधारी लेने पड़ेंगे ना, यहाँ उधारी तो चलती नहीं, ठीक है ना, इसने खाते बंद कर रखे हैं अपने, पूरे फ्रीज कर रखे हैं। तो जब तक अप्लाइड वोल्टेज जेनर वोल्टेज से कम है तब तक ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करेगा, ठीक है ना। इसका जो करंट रहेगा वो नेग्लिजिबल रहेगा, लीकेज करंट रहेगा, आप उसको निग्लेक्ट करके चलेंगे, तब तक सर्किट ये वाला ऑपरेशन में रहेगा। अब जैसे जैसे आप इसको 5 से आपने 6 वोल्ट किया, अभी भी ये वाला सर्किट है, 7 वोल्ट किया, अभी भी ये वाला सर्किट है, 8 वोल्ट किया, अभी भी ये वाला सर्किट है। सपोज करो 12 वोल्ट करते ही अब क्या हुआ, तुरंत इधर का वोल्टेज 6 वोल्ट हुआ। अब जैसे ही ये वोल्टेज 12 से ज्यादा हुआ वैसे ही अब ये दोनों फंक्शन में आ गए। ये इसने भी खुद को एक रजिस्टर बना लिया, इसने भी खुद को, इसने तो बनाया ही हुआ है रजिस्टर। अब क्या होता है, जैसे ही इधर का वोल्टेज हमने 12 वोल्ट से ज्यादा किया, ये अपने वोल्टेज को कांस्टेंट कर लेता है 6 वोल्ट। कैसे रखता है, ये इधर से बढ़ने वाले वोल्टेज के हिसाब से लार्ज करंट को अपने से पास कराना शुरू कर देता है, अपने रेजिस्टेंस को कम करना शुरू कर देता है। भाई आई बढ़ाया, आर को कम किया, V इक्वल्स टू आई आर होता है, एक चीज बढ़ रही है एक चीज कम हो रही है, आई बढ़ रहा है आर कम हो रहा है, तो V कांस्टेंट रहेगा। तो ये अपने वोल्टेज को कांस्टेंट बनाए रहता है। अब इसका वोल्टेज कांस्टेंट है तो जो इसके साथ में पैरेलल में लगा है वो भी बच गया, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं, तो इसको परमानेंट कांस्टेंट वोल्टेज मिलता रहता है। तो हमेशा हमें चेक करना चाहिए कि डायोड का जेनर का ब्रेकडाउन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, और अगर हो गया है तो फिर मैं बताऊंगा आप करंट कैसे फ्लो करेगा, ठीक है ना। तो V अप्लाइड अक्रॉस जेनर इज लेस देन VZ, नो करंट कंडक्टेड थ्रू जेनर डायोड। तो जेनर डायोड से कोई करंट कंडक्ट नहीं करेगा। जैसे ही V अप्लाइड, मैं इसकी नहीं बात कर रहा हूं, मैं इसके अप्लाइड वोल्टेज की बात कर रहा हूं, ये भी ध्यान रखना। एज V अप्लाइड बिकम्स ग्रेटर देन VZ, देन जेनर कंडक्ट्स, ठीक है ना, एंड इंक्रीजेस इट्स करंट, एंड करंट इंक्रीजेस। करंट, इस जेनर के करंट का नाम भी डाल देता हूं IZ, ठीक है ना। करंट इंक्रीजेस वाइल इसके रेजिस्टेंस का नाम RZ डिक्रीजेस, thereby making VZ which is equals to IZ RZ is constant, which is equals to output voltage। समझ गए, इस तरीके से आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखता है। तो अब प्रॉब्लम करने का तरीका क्या होगा, तो प्रॉब्लम करते वक्त अब हम लेकर के चल रहे हैं कि इनपुट वोल्टेज ऐसा है कि इसको ब्रेक डाउन करा रहा है, ठीक है ना। सबसे पहला काम आप ये करोगे, अगर ये ब्रेक डाउन रीजन में आ गया तो कंसेप्ट ये है कि आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा और वो VZ के बराबर होगा। तो सबसे पहले आप इधर आके इसका VZ लिखोगे, वोल्टेज पता, रेजिस्टेंस पता, आप इधर का IL लिख लोगे, यानी लोड रेजिस्टर का करंट कैसे, V इक्वल टू IR से। तो VZ बाय RL करते हुए आपने ये लिख लिया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, नहीं अभी इसके पास नहीं जाएंगे, अब हम यहाँ पर आएंगे। हमें पता है सीरीज रेजिस्टेंस के पास जो वोल्टेज आ रहा है, भाई VI दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इसमें और इसमें तो VZ चला गया, दोनों में सेम है, तो बाकी बचा हुआ वोल्टेज VI माइनस VZ, ये हो गया सीरीज रेजिस्टेंस का वोल्टेज। अब आप यहां से इनपुट करंट की वैल्यू लिखोगे, ये इनपुट करंट हो जाएगा वही वोल्टेज अपॉन R, तो VI माइनस VZ डिवाइडेड बाय RS, ठीक है। अब आपने क्या क्या कर लिया, ये करंट लिख लिया, ये करंट लिख लिया। अब लास्ट में आप जेनर डायोड के करंट को लिखोगे, कैसे, नहीं कोई फॉर्मूला लगा के नहीं, किरचॉफ के फर्स्ट लॉ से, इनकमिंग बराबर आउटगोइंग। इनकमिंग है II, आउटगोइंग है IZ और IL, तो IZ बचा II माइनस IL, ठीक है ना। अब आपको जेनर डायोड का करंट पता चला, सबसे लास्ट में जेनर डायोड को सॉल्व करना है। अब अगर वो बहुत ही एक्सट्रीम तक चला गया तो बोलेगा भाई इसका हमें रेजिस्टेंस भी बता दो,
तो अब आप आई जेड जानते हो, वी जेड जानते हो, तो अब आपने लगाया वी जेड इक्वल्स टू आई जेड इंटू आर जेड, और यहां से आपने आर जेड का वैल्यू से उठा के देख दिया, आपका पूरा जेनर डायोड का सर्किट सिंप्लीफाइड हो गया। ये होता है न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्ट्रेटजी, जो अभी दिखाऊंगा आगे मैं। फिलहाल इस एक्सपेरिमेंट को ये तो इक्वेशंस तो मैंने आपको मेरी लैंग्वेज में समझा दी, वो ज्यादा अच्छी है आपके लिए। अब इस जेनर डायोड के सर्किट को एक्सपेरिमेंटली कैसे यूज करते हैं, तरीका ये रहता है, हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप रिवर्स बायसिंग के वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, ये ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये वो जगह है जहां जाकर के जेनर ब्रेकडाउन हुआ, यानी जहां से जेनर डायोड ने अपने वोल्टेज को कांस्टेंट बना दिया, ठीक है। तो जब तक यहां ब्रेकडाउन नहीं हुआ तब तक जैसे जैसे इनपुट वोल्टेज, ये हो गया इनपुट वोल्टेज, क्योंकि हम इसको जैसे जैसे ऊपर शिफ्ट करेंगे रेजिस्टेंस का वोल्टेज यहां कॉपी होकर के आना शुरू हो जाएगा, पैरेलल में लगे हुए। तो जैसे जैसे ये ऊपर मूव कराएंगे इनपुट वोल्टेज बढ़ता जाएगा। जेनर ब्रेकडाउन हुआ नहीं, इसलिए सारा करंट ऐसे जाएगा, जैसे जैसे ये बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे इधर का वोल्टेज भी बढ़ता चला जाएगा। तो क्या हो रहा है, जब तक ब्रेकडाउन नहीं हुआ तब तक इनपुट बढ़ाने से आउटपुट भी बढ़ता चला जा रहा है। जहां जाकर के जेनर ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है ना, उस जगह आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट हो गया, वीजेड के बराबर हो गया। तो ध्यान रखना, जब तक ब्रेकडाउन नहीं हुआ इनपुट बढ़ाने के साथ साथ, इसके बढ़ने के साथ साथ ये भी बढ़ता चला जाएगा, इधर कोई करंट नहीं जाएगा, सर्किट ऐसे कंप्लीट होगा। समझ गए आप मेरी बात। जहां जाकर के इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा उसके बाद ये आउटपुट बढ़ना बंद कर देगा और वीजेड के बराबर हो जाएगा, और हम बोलेंगे जेनर डायोड ने वोल्टेज को रेगुलेट करके कांस्टेंट कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट था। नेक्स्ट हम देख रहे हैं आपको थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम, इनको हम लोग एक बार अटेम्प्ट करते हैं, फिर न्यूमेरिकल में आपको दिखा दूंगा। ये बोल रहे हैं जेनर ब्रेकडाउन विल अकर इफ इम्प्योरिटी लेवल, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया इम्प्योरिटीज जेनर के अंदर हाईली डोप्ड होती हैं, तो इम्प्योरिटी लेवल इज हाई, इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अ जेनर डायोड व्हेन यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर इज कनेक्टेड इन, तो जेनर डायोड को हम रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट करते हैं और लोड रजिस्टर के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो रिवर्स बायसिंग पैरेलल विद द लोड रजिस्टर्स, तो सेकंड और थर्ड आर ओनली करेक्ट, तो राइट आंसर हो गया हमारा सेकंड वाला। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब देखो आ गया ये वाला सवाल, ये कह रहा है यहां के वोल्टेज को हम 80 से 120 रख रहे हैं, तो बताओ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेनर डायोड करंट कितना होगा। हो सकता है जेनर से करंट ही ना जाए, यानी उसका ब्रेकडाउन ना हो, तो जेनर डायोड का मिनिमम करंट तो 0 हो जाएगा। हो सकता है जेनर डायोड से ब्रेकडाउन हो जाए, अब जितना ब्रेकडाउन से ज्यादा रहेगा इनपुट ये वाला वोल्टेज, उतना ही करंट का वैल्यू भी ज्यादा रहेगा। तो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है ना, कि ब्रेकडाउन हुआ है नहीं हुआ है या क्या सीन है। तो फिलहाल इसका वोल्टेज है 80 वोल्ट। अब मैं सर्किट आपको सिंप्लीफाई करके दे रहा हूं, ठीक है ना। तो आप कैसे जज करोगे, तो वो अब बात पर आते हैं। तो हमने इधर लगाया 80 वोल्ट मिनिमम वोल्टेज। अब मेरे को नहीं पता कि ब्रेकडाउन हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। मैं एक बार सर्किट बना लूं, ये हो गया आरएल का वैल्यू हो गया 10 किलो, वीजेड का वैल्यू हो गया 50 वोल्ट, ठीक है। ये मेरे सामने सर्किट बन गया। अब मेरे को नहीं पता ब्रेकडाउन हुआ नहीं हुआ, मैं तो मान के चल रहा हूं ब्रेकडाउन हो गया। आपको ऐसे कैसे सर, अगर नहीं हुआ होगा तो, अरे तो सारा सोल्यूशन इसी में आ जाएगा, दिखाता हूं। मान के चल रहे ब्रेकडाउन हुआ, आप भी ऐसे ही चलना। ब्रेकडाउन हुआ, क्या तरीका सिखाया, सामने वाला वोल्टेज लिखो 50 वोल्ट, लोड रेजिस्टेंस का करंट लिखो V/R करके, तो 550 डिवाइडेड बाय 10 किलो ओम, तो यह आ जाएगा 5 मिली एम्पियर, सही है। अब यहां का वोल्टेज लिखो इनपुट माइनस वीजेड, यानी 80 माइनस 50 यानी 30 वोल्ट, सही है। अब तुरंत इनपुट करंट को लिखो V/R करते हुए 6 मिली एम्पियर, सही है। अब यहां से 6 मिली एम्पियर आ रहा है, इधर 5 मिली एम्पियर जा रहा है, तो तुरंत हमने IZ को लिख लिया, विच इज इक्वल्स टू, IZ का वैल्यू मेरे पास आ गया और ये वैल्यू मेरे पास आ गया 1 मिली एम्पियर। अच्छा, पहला सवाल, तो बताओ ब्रेकडाउन हुआ या नहीं हुआ। आपको कैसे पता चलेगा सर, कोई आकर के थोड़ा ना बताएगा। तो यही चीज तो सीखने वाली है। क्या बताया था मैंने, एक सेंटेंस बोला था, अगर ब्रेकडाउन नहीं हुआ होगा तो ये करंट 0 रहेगा, और अगर हो गया होगा तो इसकी वैल्यू रहेगी अकॉर्डिंग टू द इनपुट वोल्टेज। तो आप देख रहे हो ना, ये करंट हमारे पास आ रहा है, इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि इसका ब्रेकडाउन हो चुका है, तभी तो ये करंट यहां से फ्लो कर रहा है। सपोज करो मैं इसी सवाल को ऐसे चेंज कर दूं, ठीक है ना, मैं आपके सामने ही चेंज कर रहा हूं। मान लो ये वोल्टेज हमें दे रखा होता 60 वोल्ट, ठीक है। अब हम, मेरे को भी नहीं पता ब्रेकडाउन हुआ होगा नहीं हुआ होगा, हम वापस से चेक करते हैं। वापस से हम पूरा का पूरा सवाल एज इट इज सॉल्व करेंगे।
सब हटा देता हूँ और आपको दिखाता हूँ सामने करके। तो मेरी स्टेप ऑफ वर्किंग बिल्कुल चेंज नहीं होगी। ये नहीं सवाल देखा और हम बदल गए ना, हम नहीं बदलते, हमारे कंसेप्ट पर हमें भरोसा है। किसी पे भरोसा मत करो, कंसेप्ट पे भरोसा करो, हमारे कंसेप्ट पे हमें भरोसा है। तो ये 50 वोल्ट, इधर 50 वोल्ट, आई एल का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 5 मिली एम्पियर। सही है, ये किलो ओम था। ओके, तुरंत हम इधर पहुंचे, 60 माइनस 50 यानी इधर का वोल्टेज हो गया 10 वोल्ट और आई का वैल्यू आ गया 2 मिली एम्पियर। सही है, अब आप खुद बताओ, यहां से आने वाला 2 मिली एम्पियर है, इधर जाने वाला 5 मिली एम्पियर है, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ इनकमिंग कम हो जाए और आउटगोइंग ज़्यादा हो जाए। तो करंट तो इधर से जाना चाहिए, करंट तो ऐसे जाना चाहिए फिर इसका मतलब, और इससे तो जा ही नहीं सकता क्योंकि हमने इसको रिवर्स बाइसिंग में लगाया हुआ है। तो यहाँ से तो करंट जा ही नहीं सकता, यहाँ से 3 मिली एम्पियर का कम पड़ा हुआ करंट जा ही नहीं सकता। इस बात का मतलब ये निकला कि जेनर डायोड का ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। तो फिर कैसे करेंगे? तो फिर ऐसे करेंगे, तो फिर यहाँ के करंट को हम जीरो लेते हुए चलेंगे। और इस सिचुएशन में हमारा सर्किट डायग्राम अगर 60 वोल्टेज रहता तो हमारा सर्किट डायग्राम फिर से हम एक बार आपके लिए तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको एग्जाम में नहीं करना। ये हो गया मेरे पास 10 किलो, ठीक है, ये VZ था मेरे पास 50 वोल्ट, ये था मेरे पास 60 वोल्ट। ठीक है ना, अब मेरा सवाल करने का तरीका क्या रहेगा? बहुत सिंपल, करंट इस तरीके से वो करके जाएगा और इधर का करंट हो जाएगा 0। ठीक है ना, अब इस करंट को कैसे निकालेंगे? V इक्वल टू आई आर करके, तो 60 इक्वल्स टू 15 इंटू आर, तो आर 15 इंटू आई, सॉरी, तो आई की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4 मिली एम्पियर। तो हमारे पास नेट करंट की वैल्यू 4 मिली एम्पियर आ गई। ये हो गया सवाल को करने का तरीका। तो जब भी आपको लगे कि इनकमिंग की वैल्यू कम हो गई, आउटगोइंग वाली चीज़ ज़्यादा, नहीं भाई इधर से करंट नहीं जा सकता क्योंकि ये रिवर्स बाइसिंग में कनेक्टेड है। ठीक है ना, तो इसलिए आप समझ लेना कि जेनर का ब्रेकडाउन नहीं हुआ और हमें इन दोनों को सीरीज में लेते हुए चलना है। V इक्वल टू आई आर लगाना, सवाल खत्म कर देना। अब ये डाउट पूरी तरह खत्म हो जाना चाहिए। तो अब क्या करें? तो आप सवाल कर देते हैं। तो 80, तो पहला सर्किट ये रहा जो मैंने हालांकि सॉल्व तो कर दिया था, बट फिर से वापस से देखते हैं। ठीक है, अब फटाफट से इसको निपटाते हैं। 10 किलो ओम और ये हो गया 5 किलो ओम और इधर हो गया 80 वोल्ट। अब तो आई थिंक अब आप बहुत ईजिली समझ गए होंगे। ठीक है ना, सबसे पहले सामने का वोल्टेज लिख लेते हैं, ये हो गया हमारे पास 50 वोल्ट। इधर का करंट लिख लेते हैं विच इज इक्वल्स टू 50/10 यानी 5 मिली एम्पियर। फिर इधर का वोल्टेज लिख लेते हैं 80 माइनस 50 यानी 30 वोल्ट। इधर का करंट लिख लेते हैं 6 मिली एम्पियर, बिल्कुल इधर से करंट जाएगा, इनकमिंग ज़्यादा है। ठीक है ना, और 1 मिली एम्पियर का जाएगा, तो मिनिमम करंट इस सिचुएशन में 1 मिली एम्पियर हो गया। अब ढूंढ लो 1 मिली एम्पियर, इसके अंदर मिनिमम करंट में ये दे रखा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो गया। बाकी सारे हम इसके अंदर से एलिमिनेशन टेक्निक से हटा देंगे। अच्छा, मैक्सिमम पे आ जाते हैं। मैक्सिमम में हम इस वोल्टेज को 120 कर देते हैं, वापस से कर लेते हैं। ठीक है ना, तो इसको मैंने 120 कर दिया। ये 5 किलो ओम था, ये 10 किलो ओम था। ठीक है ना, और ये था 50 वोल्ट। आज सिंप्लीफाई करते हैं, ये 50, ये तो सामने वाले को 50 रखेगा, यानी इधर से IL का वैल्यू तो हमारा 5 मिली एम्पियर फिक्स्ड हो गया। ठीक है ना, ये तो 5 मिली एम्पियर हो गया। अब 120 में से 50 इधर चला गया और 70 इधर आ गया। ठीक है ना, तो इधर का करंट आ गया मेरे पास, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये आ जाएगा 14। ठीक है ना, मिली एम्पियर। 14 मिली एम्पियर ये आ रहा है, 5 इसमें से इधर जा रहा है, तो बाकी बचा हुआ इधर चला जाएगा। बाकी कितना बचा? ये बचा हमारे पास 9 मिली एम्पियर। तो मैक्सिमम करंट हो गया 9, मिनिमम हो गया 1। और जेनर डायोड 80 से 120 के बीच में वोल्टेज को कांस्टेंट रख रहा है। और कितना कांस्टेंट रख रहा है? 50 वोल्ट का कांस्टेंट रख रहा है। मेरे ख्याल से अब आप बढ़िया से समझ गए होंगे। तो एक से मैंने आपको 3 सवाल करके दिखा दिए। ठीक है ना, ये वाला भी और बाकी ये दोनों भी। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब तो उड़ा दोगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, आ जाओ अब इसको इसी डायग्राम में खत्म कर देते हैं। 120 वोल्ट लगाए, 82 ये 90। हम क्या करेंगे? हम तो मानते हुए चलेंगे जी कि इसका ब्रेकडाउन हो गया। 90 वोल्ट, तुरंत इधर का करंट लिखा V/R, तो 4.5 मिली एम्पियर। तुरंत इधर का वोल्टेज लिखा 120 माइनस 90, 30 वोल्ट। इधर का करंट लिखा II 15 मिली एम्पियर। 15 में से 4.5 इधर निकल गया, तो बाकी बचा हुआ दूसरी जगह चला जाएगा। और इधर जो करंट मेरे पास आ जाएगा, हमें क्या निकाल करके देना है? हमें निकाल के देना पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सीरीज रेजिस्टर, तो वो तो 30 वोल्ट आ गया। सवाल तो यहीं खत्म हो गया। ठीक है ना, बट चलो मेरे को तो इधर का भी करंट निकालना है। तो इधर का करंट अगर मैं देखूंगा तो ये आ जाएगा 10.5 मिली एम्पियर। सही है, और कोई इसका रेजिस्टेंस ही पूछ ले तो V इक्वल टू IR लगा के निकाल देना। तो मेरे ख्याल से अब जेनर डायोड आपको सपने में भी परेशान नहीं करेगा, इतना बढ़िया तरीके से अब आपको आ जाना चाहिए। नेक्स्ट, लास्ट एक्सपेरिमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डायोड, LED, रजिस्टर एंड कैपेसिटर फ्रॉम ए मिक्स्ड कलेक्शन ऑफ सच आइटम। अब देखो
पहले क्या था, ये आईसीबी थी, इंटीग्रेटेड सर्किट, हटा दो। ये ट्रांजिस्टर थे, ये भी सिलेबस से हटा दो। अब आपको सिर्फ डायोड, रजिस्टर, कैपेसिटर और एलईडी में पहचान करनी है मिक्स्ड ग्रुपिंग के अंदर कि इनमें से हम कैसे पहचान करें कि ये पर्टिकुलर अप्लायंस रजिस्टर है या फिर मान लो आपको एक रेजिस्टेंस दे दिया, रेजिस्टेंस के ऊपर टेप चिपका के दे दी, एग्जामिनर कहता बताओ भाई ये रेजिस्टेंस है या नहीं, कैपेसिटर है या नहीं, डायोड है या नहीं, एलईडी है या नहीं, ठीक है ना। कैसे पहचानेंगे, बहुत सिंपल सा तरीका है, ठीक है ना। मैं आपको दिखाता हूँ, थ्योरी छोड़ो, मेरी थ्योरी देखो। बहुत सिंपल सा तरीका है रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने का। रेजिस्टेंस जो होता है, ये रहा रेजिस्टेंस, जब आप इसको बैटरी से कनेक्ट करोगे तो ये रेजिस्टेंस अपने में करंट कंडक्ट करेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ पोलैरिटी। आप चाहे रेजिस्टेंस को ऐसे पकड़ करके बैटरी से लगाओ, चाहे उल्टा करके बैटरी से लगाओ, दोनों ही सिचुएशंस में करंट की वैल्यू सेम रहेगी। चाहे एसी में लगाओ चाहे डीसी में लगाओ, ठीक है ना। जो करंट वो एसी में भी पलटने पर देगा वही करंट वो डीसी में भी पलटने पर देगा, ठीक है ना। हाँ, ये एक अलग बात है कि हम एसी वोल्टेज, अगर इस वोल्टेज को वी रखें, एसी के वोल्टेज आरएमएस वोल्टेज को भी वी रखें, तो करंट का वैल्यू दोनों में ही सेम आएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डायरेक्शन। तो रेजिस्टेंस की पहचान तो बड़ी आसान सी है कि जिस सर्किट में अप्लायंस लगाने पर, चेंज करने पर पोलैरिटी करंट सेम रहता है तो वो अप्लायंस रेजिस्टेंस है। तो करंट डज नॉट चेंजेस विद पोलैरिटी, करंट डज नॉट चेंजेस, ये शब्द ध्यान रखना, ठीक है ना, विद पोलर, और बिल्कुल प्रैक्टिकल है पोलैरिटी। अब कैपेसिटर पर आते हैं। अब कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर को जब हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर हो जाता है भाई अपना पेट भर के बैठ जाता है, आपको पता है ना, ये फुल्ली चार्ज हो जाता है और कोई करंट पास नहीं करने देता। तो जब हम कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा और नो करंट फ्लोस थ्रू द सर्किट। यानी आपने अप्लायंस लगाया बैटरी से और एमीटर की रीडिंग 0 आ गई, आपने पलट के लगाया फिर एमीटर की रीडिंग 0 आ गई। तो ऐसे सिचुएशन में वो अप्लायंस कैपेसिटर हो सकता है। आपको होगा क्यों नहीं, ये हो सकता है क्यों लगा दिया परेशान करने के लिए, तो मैं बताता हूं। तो व्हेन appliance does not changes, does not conduct current on changing polarity, then it may be कैपेसिटर। मे भी क्यों लगा दिया, मस्ट भी क्यों नहीं लगाया, खराब भी तो हो सकता है। मान लो रेजिस्टेंस था, फूक गया बेचारा, ठीक है, खराब हो गया। अब तो तुम चाहे उल्टा लगाओ चाहे सुल्टा लगाओ करंट ही नहीं देगा। तो जब कोई चीज़ खराब हो चुकी है उस अप्लायंस से करंट ही नहीं जाएगा, ये भी तो हो सकता है। हो सकता है आपने जो अप्लायंस लगाया वो रेजिस्टेंस हो और फूक गया बेचारा, अब क्या करोगे ठीक है ना, ये भी तो हो सकता है, इसलिए मैंने मे भी लिखा। अब क्या करेंगे, अब हम इस कैपेसिटर को एसी से कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। ये पहचानने के लिए भाई फूके तो नहीं हो तुम, ठीक है ना, ऐसा तो नहीं तुम खराब हो गए हो हमें बेवकूफ़ बना रहे हो। तो हमने इसे एसी से कनेक्ट किया। एसी से कनेक्ट करने पर आप अच्छी तरह जानते हो कैपेसिटर खुद को रेजिस्टेंस बना लेता है। इसके रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, ठीक है ना, एक्ससी, और तुरंत इधर कंडक्ट कर देगा। तो जब कोई अप्लायंस डीसी में तो करंट कंडक्ट ना कर रहा हो पर एसी में कंडक्ट कर रहा हो देन इट मस्ट बी कैपेसिटर। सही है। तो इफ इट कंडक्ट्स करंट इन एसी इट मस्ट बी, अब मस्ट आ गया ना, देखो मस्ट बी कैपेसिटर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको भोला भाला समझ के एग्जामिनर उड़ा सकता है, उसने दे दिया डीसी में तो करंट नहीं कंडक्ट करता हो तो इट मस्ट बी कैपेसिटर, इट मे बी कैपेसिटर, यहाँ और 2 ऑप्शन दे दिए। तो मे बी कब मस्ट होगा, जब वो एसी में करंट कंडक्ट करे बट डीसी में कंडक्ट ना करे, ठीक है। तीसरी डिवाइस, अब कौन सी डिवाइस बची भाई, अब हमारे पास आता है डायोड। डायोड जो होता है फॉरवर्ड बाइसिंग में ही कनेक्ट करता है, रिवर्स बाइसिंग में नहीं करता, ठीक है ना। तो इट कंडक्ट करंट यूनिडायरेक्शनल, यानी एक ही डायरेक्शन में ये करंट को कंडक्ट करेगा फॉरवर्ड बाइसिंग में। तो आपने हमें लैंग्वेज बोल अलट पलट के लगाया, ठीक है ना। तो आपने मान लो जब लगाया पहले तो फॉरवर्ड बाइसिंग में लगा, करंट फ्लो कर गया, दूसरी बार पलट के लगाया तो रिवर्स बाइसिंग हो गया, करंट फ्लो नहीं किया। तो यहाँ से पता चल गया यार ये रजिस्टर तो नहीं हो सकता क्योंकि वो तो दोनों डायरेक्शन में सेम करंट कंडक्ट करेगा। कैपेसिटर हो नहीं सकता क्योंकि एक में कर रहा है एक में नहीं कर रहा, तो इसलिए ये बेचारा डायोड। सही है, ये तरीके होते हैं इसको पहचानने के। चौथा एलईडी। अब ये तो यार
चमक चमक के बताएगी, लाइट एमिटिंग डायोड है। ये भी क्या होगी, एक डायरेक्शन में करंट कंडक्ट करेगी, फॉरवर्ड बायसिंग में कंडक्ट करेगी, रिवर्स बायसिंग में कंडक्ट नहीं करेगी, और लाइट एमिट करेगी। तो ये तो खुद ही, मतलब यहाँ तो कुछ करने की जरूरत नहीं, खुद ही प्रूफ दे जाएगी। तो अगेन सेम प्रॉपर्टी जो डायोड की है वो इसके अंदर होगी, प्लस ये लाइट देगी। ये तरीका होता है इन चार को आइडेंटिफाई करने का। अब आप ये कहानी पढ़ दो भाई, ठीक है ना। तो वी रिक्वायर टू फिक्स कलेक्शन ऑफ आइटम लाइक एलईडी, ट्रांजिस्टर छोड़ दो, कैपेसिटर, रजिस्टर, पीएन जंक्शन डायोड बता ही दिया, टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट आइटम फ्रॉम द मिक्स कलेक्शन डिपेंड्स ऑन द अपीयरेंस एंड वर्किंग। आईसी छोड़ दो आप, ठीक है ना, ट्रांजिस्टर भी छोड़ दो आप, रजिस्टर, कैपेसिटर एंड डायोड एंड एलईडी आर टू टर्मिनल डिवाइस, फॉर देयर आइडेंटिफिकेशन द फॉलोइंग फैक्ट्स आर यूज्ड। तो पहली बात, जो भी आप यूज कर रहे हो, जैसे मान लो अगर ट्रांजिस्टर भी अपने सिलेबस में डाल देता वो, तो ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, तो उससे वो आइडेंटिफाई हो जाता है कि भाई ये ट्रांजिस्टर हो सकता है। इंटीग्रेटेड सर्किट में मैनी टर्मिनल होते हैं, बहुत सारे टर्मिनल होते हैं, तो वहां से वो आइडेंटिफाई हो जाएगी, खैर ये दोनों है नहीं, तो बाकी जो भी बचे उनमें सिर्फ 2 टर्मिनल होते हैं, उनमें से कैसे ढूंढना, वो करंट कंडक्शन के बेसिस पर मैंने आपको बता दिया। तो मेरे ख्याल से अब आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का ये एक्सपेरिमेंटल पोर्शन बढ़िया से आ गया होगा, ठीक है ना। अच्छे से रिवाइज कर लो और आप एग्जाम के अंदर अब आप पूरे में से पूरे मार्क्स इस सेक्शन के अंदर से ला सकते हो। थैंक यू वेरी मच।